मैंने आपसे पूछा कि आपने अपनी कितनी ताकत लगाई, लेकिन आप मुझे 6S की इतनी लंबी स्ट्रिंग देकर क्या कर रहे हैं? पेंग। इसे और अधिक सहन करने में असमर्थ, जूगन का शरीर अंततः मौके पर ही नष्ट हो गया। आसपास पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था क्योंकि भीड़ की भौहें इधर उधर उछल पड़ी थीं। उन्हें नहीं लगा कि वर्ल्ड्स एज सच भी बोल रहा है। अन्यथा, वह इतने दशमलव अंक तक कैसे गिर गया? दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो अपनी ताकत को इतनी अच्छी तरह से नियंत्रित कर सके। और आवर्ती संख्या क्या बिल्ली है? अपने सिर आवर्ती। क्या आप अपने आप को एक विशेषज्ञ की तरह अधिक आचरण कर सकते हैं? जब भीड़ वर्ल्ड्स एज पर अपनी आंखें घुमा रही थी, जूकिन का चेहरा पहले से ही डर से पूरी तरह से पीला पड़ गया था। वो अब भी समझ सकती थी कि वो जियांगे वर्ल्ड्स एज से क्यों हार गई। आखिरकार, बाद वाला अभी भी युवा था और उसने अभी तक अपनी क्षमता को पूरी तरह से उजागर नहीं किया था। हालांकि, उसके पिता जुआनजियांग शहर के स्वामी थे, जो एक प्राचीन ऋषि चार आयाम शैटर दायरे का किसान था। खेती की समझ और युद्ध तकनीकों में महारत के मामले में, वह पहले ही स्टारलाइट सिटी के विशेषज्ञों की तुलना में एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गया था। फिर भी, वह तब भी वर्ल्ड्स एज को हराने में असमर्थ था, जब उनकी खेती एक दूसरे के समान स्तर पर थी। यह साथी दुनिया में कब से निकला? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? अगर स्टारलाइट सिटी में वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति होता, तो उसे अब तक अपने लिए एक नाम बना लेना चाहिए था। अधिक से अधिक, मैं अगले कुछ दिनों में ईथर हॉल से बाहर रहूंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि वह सिटी लॉर्ड मैनर पर उपद्रव करने की हिम्मत करेगा। अगर वह ऐसा करता है, तो वह अपनी मौत को झेल रहा होगा। सुकिन ने अपना मन बनाने के लिए अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। कृपया माई बॉक्स नो वे एल पर पढ़ें। कॉम, क्या नौकरानी है या नहीं? जब तक वह ईथर हॉल में प्रवेश नहीं करती, दूसरी पार्टी उसके बारे में क्या कर सकती है? जबकि वर्ल्ड्स एज यहाँ अपने पिता को मात देने और हराने में कामयाब रही थी, उसने नहीं सोचा था कि वर्ल्ड्स एज वास्तव में उससे अधिक मजबूत होगी। खुद को इस तरह आश्वस्त करते हुए, जूकिन को लगा जैसे उसके दिल को दबा रहे बोल्डर को आखिरकार छोड़ दिया गया है। उसकी आकृति के मौके से गायब होने से पहले प्रकाश की एक चमक थी। आप कितने कमजोर दिमाग वाले हैं। जब आप सच नहीं ले सकते तो पूछने की जहमत क्यों उठाते हैं? झांक जुबान ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और आह भरी। वह जूगन और भीड़ के चेहरे के भावों से बता सकता था कि किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। एक पूर्णतावादी के रूप में, अगर उसने कहा कि वह अपनी ताकत का छठा हिस्सा लगाने जा रहा है, तो वह वास्तव में अपनी ताकत का छठा हिस्सा लगाएगा, जो कि 0.166666 के बराबर होगा। वह यहाँ पूरी तरह से ईमानदार था, लेकिन कोई भी विश्वास नहीं करेगा उसे। इस दुनिया में एक अच्छा इंसान बनना निश्चित रूप से कठिन था। गहरी सांस लेते हुए, झांक जुबान द्वंद्वयुद्ध की अंगूठी से नीचे चला गया और पंजीकरण काउंटर की ओर चल दिया। उसने अपना ईथर कार्ड पास करने से पहले उस वस्तु को नष्ट कर दिया जिसमें उसके ठिकाने और पहचान के बारे में जानकारी थी। चूंकि हुओ जियांगे की मृत्यु जूकिन के हथियार के साथ हुई थी, इसलिए आइटम स्वचालित रूप से सिस्टम को वापस बेच दिया गया था और राशि को झांक जुबान के कार्ड में जमा कर दिया गया था। इसके साथ ही उनके कार्ड में कुल 600,000 ईथर के सिक्के थे। उसने जल्दी से एक अच्छे भंडारण की अंगूठी के लिए अपने पैसे का कारोबार किया, और जैसे ही वह ईथर हॉल छोड़ने वाला था, एक व्यक्ति जिसे उसने एक बार द्वंद्वयुद्ध की अंगूठी सोअरिंग क्लाउड पर हराया था, हाथ में एक नाम स्क्रॉल लेकर चला गया। एल्डर वर्ल्ड्स एज, हमारे संप्रदाय के एल्डर लू आपसे निजी तौर पर मिलना चाहते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या यह अब आपके लिए सुविधाजनक समय है? एल्डर लू, झांक हुआन बड़बड़ाया, यह मानते हुए कि उड़ता हुआ बादल आरोही बादल तलवार मंडप से था। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह जिस एल्डर लू का जिक्र कर रहे थे, वह संप्रदाय में एक बुजुर्ग था? बहुत अच्छा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए, झांक हुआन ने बिना ज्यादा झिझक के अपना सिर हिलाया। एक व्यक्ति जो 6 संप्रदायों में से एक में बुजुर्ग बन सकता था, उसे अजूर के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए था। यह उनके लिए अजूर में विभिन्न शक्तियों के बारे में जानने का एक अच्छा अवसर था, विशेष रूप से स्पिरिट गॉड पैलेस। दूसरे विश्व युद्ध के मैदान में अपने समय के दौरान, वू चेन के बलिदान के माध्यम से, उन्होंने अजूर से एक देवता को बुलाया, और बाद वाले ने कहा कि अगर वह स्पिरिट गॉड पैलेस तक पहुंच सकता है तो लुओ रॉक्सिन के ठिकाने के बारे में उसे बताएगा। लुओ रॉक्सिन को खोजने के लिए यह वर्तमान में सबसे बड़ा सुराग था। उड़ते बादल के पीछे, वे जल्द ही एक कसकर सील किए गए कमरे में आ गए।
कार्यवाहक द्वंद्वों के अलावा ईथर हॉल में विशेष स्थान भी थे जो कि काश्तकारों को एक दूसरे के साथ निजी तौर पर बातचीत करने की अनुमति देते थे। इन निजी कक्षों में गोपनीयता की पूरी गारंटी थी। इन कमरों के अंदर कोई कुछ भी बोलता था, बाहर जो लोग थे उन्हें इसका एक भी शब्द नहीं सुनाई देता था। कमरे के बीचों बीच एक बूढ़ा पहले से बैठा था। उसके पीछे 4 लोग खड़े थे, जिनमें से 4 झांक जुबान को चुनौती देने वाले के रूप में पहचाना गया था, जिसे वह पहले ही द्वंद्वयुद्ध रिंग में हरा चुका था। उनके चेहरों पर अजीब से भाव थे, उनमें से कोई भी आंखों में झांक शुवान से मिलने को तैयार नहीं था। हैरानी की बात यह है कि 4 के समूह के बीच भी एक नदी की झलक थी। ऐसा लग रहा था कि उसे एक नया ईथर टोकन मिल गया है और वह वापस अंदर आ गया है। जैसे ही झांक शुवान अंदर आया, एल्डर लू यून तुरंत खड़ा हो गया और विनम्रता से अपना परिचय दिया। मैं आरोही क्लाउड स्वॉट पवेलियन, लू यून का बाहरी बुजुर्ग हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई, एल्डर लू। झांग हुआन ने अपनी मुट्ठी पकड़ी और उसका अभिवादन किया। मैं दुनिया का किनारा हूँ। चूंकि उन्हें आमंत्रित करने के लिए दूसरे पक्ष के इरादे स्पष्ट नहीं थे, इसलिए वह अभी तक अपनी असली पहचान प्रकट करने के लिए अनिच्छुक थे। जबकि उन्हें विश्वास था कि कोई भी नहीं होगा जो उन्हें वास्तविक दुनिया में वापस ईथर हॉल में सर्वश्रेष्ठ करने में सक्षम होगा। एक प्राचीन ऋषि 4 डैन आयाम शैटर दायरे के कल्टीवेटर के रूप में उनकी ताकत केवल उनके लिए हावी होने के लिए पर्याप्त होगी। छोटा जुआनजियांग शहर, स्टारलाइट सिटी और उससे आगे बढ़ते हुए कई विशेषज्ञ होने के लिए बाध्य थे, जिन्होंने उससे बहुत आगे की शक्तियों का इस्तेमाल किया। उसके सामने खुद को संयमित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथ्य यह है कि वर्ल्ड्स एज ने अपने असली नाम के बजाय अपने उपनाम से अपना परिचय देने के लिए चुना था। एल्डर लू यून को बताया कि दूसरी पार्टी अभी भी उससे सावधान थी। एक कोमल मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, मैंने उनके साथ आपके द्वंद्व के वीडियो पहले ही देख लिए हैं। तलवारबाजी की आपकी समझ वास्तव में एक दुर्जेय स्तर तक पहुंच गई है। हालांकि अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप पहले से ही अपनी तलवारबाजी में अड़चन डाल चुके हैं। अपने स्तर के किसी व्यक्ति के लिए, आप जहां हैं, उससे आगे बढ़ना कोई आसान उपलब्धि नहीं है। ऐसा करने के लिए आपको संसाधनों और मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। यदि आप एक असंबद्ध कृषक के रूप में बने रहते हैं, तो इस बात की अत्यधिक संभावना है कि आप अपनी वर्तमान अड़चन को कभी दूर नहीं कर पाएंगे। आपके लिए अनुशंसित तो, मैं आपको आरोही बादल तलवार मंडप में शामिल होने के लिए अपना ईमानदारी से निमंत्रण देना चाहता हूँ। किसी की तलवारबाजी अक्सर उसके व्यक्तित्व को दर्शाती है। एल्डर लू यून ने झांक शुवान की तलवारबाजी के रूप में जो महसूस किया वह निर्णायक था, इसलिए उसने सीधे मुद्दे पर पहुंचने का फैसला किया। आप मुझे आरोही बादल तलवार मंडप में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। झांक शुवान आधा आश्वस्त था कि एल्डर लू यून उसे सबक सिखाने के लिए बुला रहा था, इसलिए जब बाद वाले ने उसे इस तरह का निमंत्रण दिया तो वह थोड़ा चौकन्ना हो गया। हुओ जियांगे और जूगान एक ही साधना क्षेत्र में आपके लिए एक मेल नहीं है। तलवारबाजी में आपकी विशेषज्ञता के स्तर को देखते हुए, आप संप्रदाय में प्रवेश करते ही एक आंतरिक शिष्य की भूमिका के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक आंतरिक शिष्य के रूप में, आप उन्नत तलवार कलाओं तक पहुंचने के हकदार होंगे, और ऐसे बहुत से साथी तलवार अभ्यासी होंगे जिनके साथ आप अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप वर्तमान की तुलना में बहुत तेज गति से बढ़ने में सक्षम होंगे। सिर्फ इस बात पर कि झांग हुआन बाहरी शिष्यों के पहले वरिष्ठ को इतनी आसानी से हरा सकता था कि वह पहले से ही आंतरिक शिष्यों के रैंक में शामिल होने के लिए योग्य था। मुझे डर है कि मुझे इस मामले पर ध्यान से सोचना होगा। झांग शुवान ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आरोही बादल तलवार मंडप अजूर में प्रमुख शक्तियों में से एक था, और अगर वह लू और रॉक्सन की तलाश के लिए अपने कनेक्शन उधार ले सकता है, तो चीजें उसके लिए बहुत आसान और अधिक सुविधाजनक होंगी। हालांकि यह एक देना और लेना था। आरोही मेघ तलवार मंडप की सद्भावना प्राप्त करने के बदले में उन्हें अपनी वफादारी से उन्हें चुकाना होगा। हालांकि उन्हें 6 संप्रदायों के बीच की राजनीति में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और वे उनके मामलों में भी शामिल नहीं होना चाहते थे। यदि वह आरोही बादल तलवार मंडप में शामिल होने का फैसला करता है तो यह पूरी तरह से परेशानी होगी। बेशक, यह एक बहुत बड़ा मामला है, इसलिए मुझे उम्मीद नहीं है कि आप मुझे तुरंत जवाब देंगे। एल्डर लू यून ने जवाब में सिर हिलाया। एल्डर लू, कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ अपनी सीमाओं को लंघ नहीं रहा हूँ। झांक शुवान ने बोलते हुए एल्डर लू यून की ओर देखा। बिल्कुल नहीं, कृपया बेझिझक बोलें। क्या मैं जान सकता हूँ
अगर आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जिसे स्पिरिट गॉड पैलेस के नाम से जाना जाता है? झांग हुआन ने घबराकर पूछा। आत्मा भगवान पैलेस। एल्डर लू यून ने अपना सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए गहराई से सोचा, मुझे डर है कि मैंने ऐसी जगह के बारे में पहले कभी नहीं सुना। मैं देख रहा हूँ, झांग शुआन ने जवाब देते हुए एल्डर लू को एक पल के लिए ध्यान से देखा। उसकी आवाज में मायूसी का हल्का सा स्वर सुनाई दे रहा था। मैं आरोही बादल तलवार मंडप का सिर्फ एक बाहरी बुजुर्ग हूँ। मेरा कर्तव्य मुख्य रूप से युवा शिष्यों का मार्गदर्शन करना है, इसलिए मुझे डर है कि मैं महाद्वीप के अन्य मामलों के बारे में जानकार नहीं हूँ। हालांकि हमारे संप्रदाय में बहुत सारी किताबें हैं जो रिश्तों और विभिन्न शक्तियों का अध्ययन करती हैं। जब तक आप निकासी प्राप्त करने में सक्षम हैं, तब तक आप उनके माध्यम से ब्राउज करने में सक्षम होंगे। मेरा मानना कि आप वहां जो चाहते हैं उसे ढूंढने में सक्षम होना चाहिए। एल्डर लू यून एक पल के लिए घबरा गया था, लेकिन उसने तेजी से खुद को वापस पा लिया और शांति से जवाब दिया। भले ही उन्हें आरोही बादल तलवार मंडप के बुजुर्गों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया था, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह सबसे निचले स्तर के थे। उसे गोपनीय जानकारी हासिल करने और मामले के बारे में और जानने का अधिकार नहीं था। यह देखते हुए कि जिस स्पिरिट गॉड पैलेस के बारे में दूसरे पक्ष ने बात की थी उसमें ईश्वर शब्द था, इसमें कुछ बड़ा शामिल होने की संभावना थी। उसके स्तर का कोई व्यक्ति इसके बारे में नहीं जान पाएगा। मैं समझता हूँ, झांग जुबान ने सिर हिलाया। यह देखते हुए कि दूसरा पक्ष एक बाहरी बुजुर्ग था जिसे नौकरशाही और बाहरी शिष्यों की भर्ती की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, यह वास्तव में संभावना नहीं थी कि उसे उच्च सोपानों के रहस्यों के बारे में बहुत गहरी समझ होगी। ओह, एक और प्रश्न है जिसके लिए मैं आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि साधना क्षेत्र संत, महान संत और प्राचीन ऋषि हैं, लेकिन मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि इससे आगे क्या है, झांग हुआन ने कहा। प्राचीन ऋषि का उच्चतम क्षेत्र आयाम चकनाचूर क्षेत्र है, और उससे आगे छद्म क्षेत्र होगा। छद्म आग की लपटों के लिए अजेय हैं, और उनकी आत्माएं सच्चे सोने की तरह शुद्ध हैं। अपने विचारों से, वे चीजों को करने में सक्षम होते हैं। मैं वर्तमान में छद्म क्षेत्र में हूँ, और वही स्टारलाइट सिटी के स्वामी के लिए भी जाता है। छद्म क्षेत्र को 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात कम छद्म, ग्रेटर छद्म, सांसारिक छद्म और स्वर्गीय छद्म। छद्म के ऊपर सच्चे अमर हैं। सच्चे अमरों को छोड़े गए महाद्वीप पर वास्तविक विशेषज्ञ माना जाता है, और 6 संप्रदायों में अधिकांश बुजुर्ग इस स्तर पर हैं। जो लोग वहां से एक कदम आगे बढ़कर और अधिक ऊंचाइयों को पार करने में कामयाब होते हैं, उन्हें उच्च अमर के रूप में जाना जाता है। उन्हें अमरों का राजा भी कहा जाता है। आरोही बादल तलवार मंडप के केवल मुख्य बुजुर्ग ही इस स्तर तक पहुंचे हैं। इस बिंदु पर एल्डर लू यून ने आगे बढ़ने से पहले एक संक्षिप्त क्षण के लिए विराम दिया। ठीक है, ये वे क्षेत्र हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। आकाश असीम है, इसलिए मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च अमर से परे कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में मैं अब और जानना चाहता हूँ। खेती आसान नहीं है। शक्तिशाली समर्थन के बिना बहुत दूर जाना कठिन है, और दुनिया में खेती के संसाधन बहुत सीमित हैं। उदाहरण के लिए इसे ही लें, जो प्रश्न आपने अभी अभी पूछे हैं, वे सामान्य शिष्यों के बीच सामान्य ज्ञान हैं, लेकिन इसके बारे में जानने के लिए आपको मुझसे विशेष रूप से पूछना पड़ा। प्राचीन ऋषि, छद्म अमर, सच्चा अमर और उच्च अमर। झांग हुआन ने सिर हिलाया और उन लोगों को अपने सिर में लिख लिया। आपकी तलवारबाजी और मेरी सिफारिश के साथ, मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप आसानी से एक आंतरिक शिष्य बनने में सक्षम होंगे। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस समय कहाँ हैं? यदि संभव हो तो मुझे लगता है कि इस बारे में बातचीत करने के लिए हम दोनों के लिए व्यक्तिगत रूप से बैठना बेहतर होगा। आखिरकार, यह मामला आपके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एल्डर लू यून ने कहा। अंत में, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ क्या चर्चा की गई थी, यह सब खाली समझौतों के अलावा होगा। दूसरा पक्ष कितना शक्तिशाली है, यह जानने के लिए उसे उस व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिलना पड़ा, चाहे वह लड़का हो या लड़की, या फिर चाहे वह इंसान हो या जानवर। मैं इस समय जुआनजियांग सिटी में हूँ। मेरा मानना कि अगर आप यहाँ आते हैं तो हम अंततः एक दूसरे से मिलेंगे। इसके अलावा, मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ ऐसा हो सकता है जिसके लिए मुझे सीनियर हुओ को वहाँ परेशान करने की जरूरत है। झांग शुआन ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। आप जुआनजियांग शहर में हैं। एल्डर लू यून ने अवचेतन रूप से हुओ जियांग पर एक नज़र डाली और उसके मन में संदेह पैदा हो गया। जुआनजियांग शहर जैसी पिछड़ी जगह पर वास्तव में इतना शक्तिशाली विशेषज्ञ था।
जब तक यह मेरी क्षमताओं के भीतर है, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। हुओ जियांग ने अपनी मुट्ठी पकड़ी और कहा। वह बता सकता था कि एल्डर लू यून ने वर्ल्ड्स एज को संप्रदाय में लाने के लिए दृढ़ संकल्प किया था। जैसे, जबकि वह खुद वर्ल्ड्स एज के बहुत शौकीन नहीं थे, वह यहाँ एक नखरे फेंकने से बेहतर जानते थे। ठीक है, यह इस तरह है। झांग जुबान ने समझदारी से हुओ जियांग को एक जेन की टेलीपैथी भेजी, और जिसके अंत में, उसने अपनी मुट्ठी पकड़ ली और झुक गया। मैं इस मामले में सीनियर हुओ को परेशान कर रहा हूँ। मुझे अभी भी कुछ मामलों पर ध्यान देना है, इसलिए मैं अब आप सभी पर नहीं थोपूंगा। विदाई। वह सब कुछ जानने के बाद जो वह जानना चाहता था, झांग जुबान निजी कमरे में नहीं रुका। वह वापस ईथर हॉल के सामने के स्वागत कक्ष में लौट आया और पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या यहाँ कुछ है जो एक किसान को अपनी ताकत जल्दी से ठीक करने की अनुमति देगा? यदि आप एक प्राचीन ऋषि किसान हैं, तो आप निम्न स्तरीय अमर गोलियों की कोशिश कर सकते हैं। इसकी कीमत 100,000 ईथर सिक्के हैं। रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया। यहाँ तक एक निम्न स्तरीय की कीमत 100,000 ईथर के सिक्के हैं। यह ऐसा था जैसे ईथर हॉल को पर्याप्त चौंकाने वाला झांक जुबान नहीं मिला कि उसका माल कितना अधिक था। उसने महसूस किया कि पूरा संगठन उन ईथर सिक्कों में से हर एक को लूटने के लिए तैयार था, जो उसने बड़ी मेहनत से कमाए थे। क्रुद्ध उपभोक्ता होने के कारण, झांक जुबान ने तुरंत अत्यधिक कीमत के बारे में पूछताछ की, और यह पता चला कि यहाँ मूल्य निर्धारण बिल्कुल सामान्य था। मूल रूप से, अमर गोलियों को अजूर के ऊपरी क्षेत्रों में मुद्रा के रूप में माना जाता था क्योंकि इसका उपयोग कितना सामान्य था। कोई भी कृषक ऐसा नहीं था जिसे इसकी आवश्यकता न हो, इसलिए वस्तु की मांग अपेक्षाकृत स्थिर थी। एक मायने में, यह मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के स्पिरिट स्टोन के समान था। अमर गोलियों को 4 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। मूल अमर गोलियां छद्म अमर के अनुरूप हैं, मानक अमर गोलियां सच्चे अमर के अनुरूप हैं, और सुपीरियर अमर गोलियां उच्च अमर के अनुरूप हैं। प्रीमियर इमोर्टल पिल्स के लिए, यह इतना दुर्लभ था कि इसे बाजार से खरीदना मुश्किल होगा, भले ही इसके लिए किसी के पास पैसा हो। बहुत से लोगों ने इसे पहले नहीं देखा है। यह देखते हुए कि यह मुख्य रूप से उच्च क्षेत्रों के लिए उपयोग की जाने वाली मुद्रा थी, साथ ही छद्म अमर के लिए एक महत्वपूर्ण खेती संसाधन था, यह समझ में आता था कि इसकी कीमत थोड़ी तेज होगी। फिर भी, अगर उन्हें उनमें से प्रत्येक के लिए 100,000 ईथर के सिक्के खर्च करने पड़े, तो जो थोड़ा सा भाग्य उन्होंने अभी कमाया था, वह वास्तव में एक पल में चला जाएगा। झांग शुवान ने अपने बचे हुए पैसे का इस्तेमाल एक बेसिक इमोर्टल पिल खरीदने के लिए किया। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट की ओर उत्सुकता से देखा। अगर मैं पूछ सकता हूँ, तो ऐसा लगता है कि ईथर हॉल सभी प्रकार के सामान बेचता है। क्या यह खेती की तकनीक के नियमावली और अन्य प्रकार की भी बिक्री करता है? बेशक, परिचारक ने सिर हिलाया। हालांकि, हमारे पास जो साधना तकनीकें हैं, वे आमतौर पर महाद्वीप पर प्रचलित हैं। जहां तक संप्रदायों की मुख्य साधना तकनीकों का सवाल है, मुझे डर है कि यह हमारे साधनों से भी परे है। कोई रास्ता नहीं था कि 6 संप्रदाय उनकी साधना तकनीकों को लीक होने देंगे। यहाँ तक अगर ईथर हॉल की प्रतियां थीं, तो वे तेजी से 6 संप्रदायों के क्रोध का सामना करेंगे यदि वे उन्हें बिक्री पर रखने की हिम्मत करते। अगर यह सिर्फ द्वंद्व और बातचीत थी, तो 6 संप्रदाय अभी भी दुनिया में ईथर हॉल के अस्तित्व की अनुमति देंगे। आखिरकार, उनके हितों में कोई संघर्ष नहीं था। हालांकि, अगर ईथर हॉल ने उनकी नींव को धमकी देने की हिम्मत की, तो यह एक चौतरफा युद्ध होगा। यह इस कारण से भी था कि ईथर हॉल वर्षों में इतना बड़ा हो गया था, जिसकी शाखाएं पूरे फोर्सिन महाद्वीप में फैली हुई थी। मैं समझता हूँ, मैं सामान्य साधना तकनीकों के साथ भी ठीक हूँ। अगर मुझे खेती की तकनीकों को खरीदने के बजाय थोड़े समय के लिए केवल ब्राउज करना होता, तो इसकी लागत कितनी होती? झांग हुआन ने आंदोलन में पूछा। हालांकि उन्होंने डायमेंशन शैटरर क्षेत्र में एक सफलता हासिल की थी, दुर्भाग्य से वह इस तथ्य से सीमित थे कि उनके पास क्षेत्र में ही कोई साधना तकनीक नहीं थी। यदि वह यहाँ केवल साधना तकनीक मैनुअल के संग्रह को ब्राउज कर सकता है, जब तक कि उसके पास पर्याप्त मूल अमर गोलियां हैं, उसे विश्वास था कि वह कुछ घंटों के भीतर शिखर तक पहुंचने में सक्षम होगा। इससे उसके लिए फोर्सिन महाद्वीप के चारों ओर नेविगेट करना और लू और रॉक्सिन को ढूंढना आसान हो जाएगा। खेती तकनीकों के स्तर के आधार पर मूल्य निर्धारण अंतर हैं। डायमेंशन शैटरर रियलम खेती तकनीकों के लिए, सबसे बुनियादी तकनीकों में से प्रत्येक में कम से कम 50,000 ईथर के सिक्के खर्च होंगे। साथ ही, मुझे डर है कि हमारी साधना तकनीकें केवल बिक्री के लिए हैं। हम यहाँ ब्राउजिंग सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं।
सबसे बुनियादी खेती तकनीक मैनुअल के लिए 50,000 ईथर के सिक्के। झांग जुबान के होंठ डर से कांप गए। वह अभी भी उनमें से एक बड़ा बंडल खरीदने के बारे में सोच रहा था अगर वे सस्ते थे, लेकिन कौन सोच सकता था कि कीमत इतनी भयावह होगी। मोटे अनुमान के आधार पर एक सीधा आयाम शटर दायरे स्वर्ग के पथ दिव्य कला को संकलित करने के लिए उसे शायद 1000 से अधिक सामान्य पुस्तकों की आवश्यकता होगी। यह 50,000 ईथर के सिक्कों के बराबर होगा। यहाँ तक अगर वह द्वंद्वयुद्ध की अंगूठी पर खुद को मौत के घाट उतार देता, तो भी वह इतना नहीं कमा पाता। इसके अलावा उसने अभी अभी चुनौती देने वालों का एक नया समूह तैयार किया था। उसे पता नहीं था कि चुनौती देने वालों का अगला समूह कब उसकी कटाई के लिए तैयार होगा। ऐसा लग रहा था कि उनकी उन्नति के लिए यहाँ साधना तकनीक नियमावली खरीदना वास्तव में संभव नहीं था। क्या मुझे वास्तव में एक संप्रदाय में शामिल होना है? झांग शुवान ने हताशा में अपना माथा रगड़ा।